हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सिंटू सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। और ये केमिस्ट्री में आप लोग को बहुत ही कम से कम 10 नंबर तो आपको दिलवा के ही रहेगा, ठीक है। और ये देखिए, ये चैप्टर जो हमारा है वो केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, धातु और अधातु, ठीक है। यानी मेटल नॉन मेटल के बारे में इसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और ये बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, ये चाहे 10th में हो या 12th में हो या फिर आने वाले कंपटीशन में भी इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, अम्लगम अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु पाया जाता है, ठीक है। यानी एक धातु क्या होता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अम्ल जो गम होता है, अम्लगम एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें कोई भी एक धातु मरकरी अर्थात पारा होता है, ठीक है। यानी जब किसी भी मिश्रण में एक धातु क्या हो, पारा हो। पारा का फॉर्मूला दोस्तों याद रखना चाहिए, Hg, ठीक है। इसको मरकरी कहते हैं या फिर पारा भी कहते हैं। दो इसका नाम है, मरकरी पारा या फिर हाइड्रोजीरम। और इसकी परमाणु संख्या 80 होती है, याद रखिए, ठीक है। और याद रखिए, जब किसी भी मिश्र धातु में एक धातु पारा होता है तो उसको हम लोग अम्लगम के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिए। और ये बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, कुछ धातुएं ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, गहने बनाने के रूप में करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गोल्ड मात्र एक ऐसा धातु है, गोल्ड, जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो दोस्तों पता होना चाहिए आपको, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा जो चालक है वो चांदी है दोस्तों, ठीक है। और चांदी का जो फॉर्मूला होता है Ag होता है, ठीक है। चांदी जो है ये एक विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। और याद रखिए, सबसे ज़्यादा विद्युत का प्रवाह इसी धातु से होता है, ठीक है। लेकिन आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है, तो इसका प्रयोग तार बनाने के लिए क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये साधारण सा नियम क्या है कि इतना ज़्यादा कॉस्टली है कि इसका तार बनाने के लिए उपयोग करेंगे तो किडनी गुर्दा सब बेचना पड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, जो बॉक्साइड है वो एल्यूमिनियम का एक सबसे प्रमुख अयस्क है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का ही क्या अयस्क है। अगर आप अयस्क के बारे में नहीं जानते हैं तो आने वाले समय में दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्टिव के साथ वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। बस सेटअप सब कुछ तैयार है, बस वीडियो जस्ट आने ही वाली है, ठीक है। तो मैथ के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। उम्मीद है कि 12 तारीख के आसपास से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, उपधातु की श्रेणी में यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। Sv जो है दोस्तों, Sv वास्तव में Sv बिस्मथ को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपधातु की संख्या है कुल मिला के उपधातु की संख्या है दोस्तों 7। और उसका ट्रिक भी मैंने बता चुका है, आप जाके मेरे चैनल को देखिए, विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको उपधातु का ट्रिक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, जो शुद्ध सोना होता है वो तरल अवस्था में होता है, और शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा, यानी आप 10th में दे रहे हैं एग्ज़ाम या 12th में दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा ये जो ये है 24 कैरेट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि दुनिया मतलब दुनिया में अगर पूछेगा शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो क्या होगा, वो 24 कैरेट का सोना होता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पीतल क्या है। तो दोस्तों पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है, ठीक है। तो पीतल जो है वो एक प्रकार का मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है, पीतल किसका मिश्रण है। तो पीतल के लिए ट्रिक क्या है दोस्तों, पिताजी, ठीक है। आपको ट्रिक क्या रखना है, पिताजी। पी से याद हो जाएगा पीतल, पी से याद हो जाएगा पीतल, ता से तांबा, तांबा, एंड जी से जिंक, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, ये जो पीतल है ना, पीतल जो है ये तांबा और जिंक का मिश्रण है, ठीक है। तो आपके पास
समझ में आ गया होगा। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, चाकू से काटने का ट्रिक भी मैंने बता रखा है, ठीक है। और इसका ट्रिक क्या है कि अगर आप देखिएगा, अगर किसी भी नकली सामान को देखिएगा तो आप चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ पर 3 धातु हैं, एन, ए, के और एल है। Na जो है परमाणु संख्या 11 होती है और Na सोडियम का नाम है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा है पोटेशियम जिसकी परमाणु संख्या 19 होती है। तीसरा है लिथियम, ठीक है। तो ये तीनों धातुएं ऐसे हैं जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, कौन सी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो याद क्या रखना है दोस्तों, नकली। Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Li से लिथियम। इसका मतलब सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक आयनिक यौगिक है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए आयनिक यौगिक कहते किसको हैं, यानी वैसे यौगिक, यानी एक तरह से देखा जाए आयनिक यौगिक जो होते हैं वो धातुओं के बीच बनते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें ट्रिक क्या ध्यान रखना है, अगर आयनिक यौगिक अगर पूछेगा आपसे, आयनिक में एक ही बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पर धातु अवश्य ही आएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पर धातु दिख जाएगा तो शुरू में, तो वो क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए कैल्शियम जो है दोस्तों वो धातु है, ठीक है। तो इस हिसाब से आयनिक यौगिक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिए आयनिक यौगिक क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है कैल्शियम, इस पर 2+ चार्ज होता है, ठीक है। और 2 क्लोरीन मिलके इस पर माइनस चार्ज प्रस्तुत करते हैं, जिसके कारण ये दोनों कंबाइन करके कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये आयनिक यौगिक के उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, अधातु वैसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 को छोड़कर अगर कोई तत्व, मतलब कोई भी संख्या है तो वो क्या होता है, अधातु होता है। अगर आपको ध्यान रखना है क्या, कि अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 अथवा 3 होती है तो वह तत्व धातु होता है। अगर इसके अलावा कोई आए तो क्या होता है, अधातु है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन मात्र एक ऐसा तत्व है जो क्या है, अधातु है। और याद रखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा तत्वों का निर्माण करने वाला तत्व भी कार्बन है, ठीक है, क्योंकि इसमें श्रृंखलन गुण पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो सक्रियता श्रेणी को देखिएगा तो उसमें होगा क्या, एक सेकेंड, चलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर जो धातुएं होते हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी धातु होते हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ये मैंने आप लोगों को जब दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाया था तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। चलिए हमारा तीसरा मतलब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण डैश के परमाणु बनाते हैं, ठीक है, यानी धातु के परमाणु, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर धातु है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर धातु लिखा हुआ है, ठीक है। यानी उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, धातु के जो परमाणु होते हैं धनायन का निर्माण करते हैं, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं। तो दोस्तों अधातु के ऑक्साइड पूछता तो अम्लीय होते हैं, लेकिन धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन पूछता अधातु के ऑक्साइड, तब हम क्या मारते, अम्लीय। तो याद रखिएगा अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, जबकि धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। और यहाँ देखिए एक आप लोग के सामने एक नया वर्ड आ रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिए, यानी वैसे कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके ऑक्साइड अम्लीय तथा भास्मिक दोनों होते हैं, उन्हें हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो क्या है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अयस्क जो होता है उसका एक तरह से शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, अयस्क का जो शुद्धिकरण चुंबकीय विधि द्वारा किया जाता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो दोस्तों सल्फाइड जो अयस्क जितने भी होते हैं उनका जो सांद्रण किया जाता है वो एक तरह से देखा जाए तो फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, 15 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों,
सल्फाइड एस्को का जो सांद्रण है वो फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न आने वाला है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो दोस्तों एल्युमिनियम यानी वह कौन सा धातु है जिसमें एल्युमिनियम एक तरह से मिश्रण के रूप में पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ एल्युमिनियम जो है दोस्तों मैग्नीशियम एक ऐसा मिश्र धातु है जिसमें एल्युमिनियम का क्या है कम्बिनेशन होता है यानी मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 17 नंबर, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, ठीक है। तो कॉपर जो है दोस्तों, देखिए कॉपर एक तरह से पूछ रहा है क्वेश्चन कि कॉपर हम किस धातु से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपर जो होता है दोस्तों कॉपर पायराइट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और यहाँ ध्यान क्या रखना है आप लोग को, कॉपर पायराइट के साथ साथ इसका फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 18 नंबर, किसी और धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों पहले ही बता चुके हैं, अगर बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह धातु होते हैं, अगर 1, 2 या 3 नहीं होते हैं तो वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो यहाँ आप ध्यान क्या रखिएगा, देखिए पहला ऑप्शन में यहाँ पर 1, 2 या 3 आ गया तो इसका मतलब ये धातु नहीं है, मतलब ये अधातु नहीं है। इसमें 2, 3 आ गया ये भी नहीं है, इसमें देखिएगा 1 आ गया 2 आ गया इसका मतलब ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों जिस प्रकार आप लोग को पता होगा, ऑक्सीजन जो ऐसे जिसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन जो तत्व गैसीय अवस्था में रहता है वो O2 के फॉर्मेट में पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन जो गैस है वो N2 के फॉर्मेट में पाया जाता है, लेकिन सल्फर जो तत्व है दोस्तों वो S8 के फॉर्मेट में पाया जाता है, ठीक है। और ये बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले समय में कम्पिटिटिव एग्जाम में भी या फिर 12th के एग्ज़ाम में भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सल्फर जो है दोस्तों वो S8 के फॉर्मेट में पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो फास्फोरस के बारे में, ठीक है, यानी फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। तो फास्फोरस दोस्तों P4 के फॉर्मेट में पाया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए जो सोना होता है वो मात्र एक तरह से देखा जाए तो अम्ल राज में वो क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर अधातु, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अधातु की बात कर रहा है तो अधातु में ये जो अधातु है ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन मात्र एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। ब्रोमीन का फॉर्मूला Br होता है, इसकी परमाणु संख्या 35 होती है, ठीक है। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ देता कि वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अगर धातु की बात करें दोस्तों तो धातु में ये मरकरी अर्थात पारा आ जाता है, ठीक है। अगर धातु की बात करें तो ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। अगर धातु की बात करें तो ये मरकरी अर्थात पारा, इसकी परमाणु संख्या 80 है, हाइड्रोजीरम इसका नाम है, ठीक है। अगर अधातु की बात करें तो ये ब्रोमीन हो जाएगा जिसकी परमाणु संख्या 35 होती है और एक तरह से देखा जाए इसका संकेत Br होता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका साधारण सा ट्रिक क्या है, देखिए आप 100 सीटी याद रखिए, बस आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कितना सीटी, 100 सीटी, ठीक है। तो देखिए 100 सीटी, ठीक है। 100 से याद रखना है दोस्तों शोल्डर, सी से सीसा एंड टी से टीन, ठीक है। आप किसी भी लड़की को देखते हैं तो सीटी मारते हैं ना, बस अब सीटी नहीं मारना बल्कि 100 सीटी मारना है दोस्तों। ये मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप जाके ट्राई कीजिए उसके बाद आगे का जो भी परिणाम होगा उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, ठीक है। आप समझदार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए 100 सीटी बस एक ट्रिक है। 100 से याद हो जाएगा आपको शोल्डर, सी से याद हो जाएगा सीसा एंड टी से याद हो जाएगा टीन, ठीक है। आप लोग समझदार हैं दोस्तों। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। अब इसमें से जो दिया गया है इसमें से कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील थी, ठीक है। तो कॉपर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कौन कौन से अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं, तो कुछ ऐसे धातु हैं जिनके मैं नाम लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोटेशियम,
ये चारों सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है। उसके बाद और है सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड, हो जस्ट वेट अ सेकेंड। देखिए दोस्तों, ये जो धातुएं हैं ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील, ठीक है। पहला नाम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरम, Sn माने टीन होता है दोस्तों, और Pb प्लम्बम, H मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। सॉरी, हाइड्रोजन तो धातु नहीं है। तो याद रखिए, इनमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, और यहाँ पर ध्यान रखिए उसके बाद मैग्नीशियम है, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम है, और उसके बाद जिंक है, फेरम है, और ठीक है यहाँ पर सॉरी कॉपर है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इसमें से अभिक्रियाशील धातु सबसे अधिक कौन सा है, कॉपर है, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन है एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील पदार्थ है। दोस्तों, ज्वलनशील पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जो बहुत ही शीघ्रता से जल जाते हैं, अर्थात किसी भी मतलब जो बहुत ही कम तापमान पर जलना प्रारंभ कर देते हैं उसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे दोस्तों केरोसिन, पेट्रोलियम, ये सब हैं, ठीक है। और इसमें से ही एक पदार्थ ऐसा है श्वेत फास्फोरस, जो अगर आप बाहर में इसको रख दीजिएगा तो ये कुछ ही क्षण में क्या होता है, खुद से जलने लगता है, जिसे यूज़ करके जादू टोना वाला बोलते हैं क्या, भूत आ गया है, ये है वो है, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग को ये पता होना चाहिए, जब आप धातु का निष्कर्षण पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो अशुद्ध धातु होते हैं वो धातु को एनोड पर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यानी धातु यानी प्लस चार्ज वाला एनोड पर प्राप्त होता है, जबकि कैथोड पर अधातु को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो दोस्तों अभी जस्ट आप लोग को पता होना चाहिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुओं में सबसे ज़्यादा है पोटेशियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद कैल्शियम है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये सभी बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया में प्रकृति रबर के साथ साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, ठीक है। यानी वल्किनीकरण, जिसको इंग्लिश में वल्केनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, इसमें से साधारण गंधक अर्थात सल्फर को कंबाइन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और सल्फर दोस्तों किस फॉर्मेट में पाया जाता है, H8 के फॉर्मेट में, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, अगर फास्फोरस बोलता तो P4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले आपको समझना है कि सोना एक धातु है, ठीक है, और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा तन्य धातु है, ठीक है। तो याद रखिए, सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सोना से 1 ग्राम मात्र सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और ये तार दोस्तों इतने पतले होंगे जैसे मकड़ी का जाला होता है, उतना पतला तार बनाया जा सकता है, सोच सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा पतला, आप इमेजिन करके देखिए, मात्र 1 ग्राम सोना है और उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और दुनिया का सबसे तन्य धातु भी है सोना, ठीक है। और धातु की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों मरकरी अर्थात पारा जिसको कहते हैं हम लोग, इसकी परमाणु संख्या 80 होती है और ये कमरे के ताप पर सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। यानी कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है, तो द्रव अवस्था में, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखें, मरकरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, Hg। इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ हाइड्रोजीरम। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, 80 होती है, ठीक है। और याद रखना क्या है कि मरकरी के संपर्क में ज़्यादा आने से क्या होता है कि इससे मिनी माता नामक रोग भी हो जाता है, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
चलिए अगला हमारा प्रश्न है, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो होता है दोस्तों वो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एवं यौगिक बनाता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार रिपीट कीजिए, एक सेकेंड दोस्तों। अगर बैकग्राउंड में दोस्तों अगर म्यूज़िक आ रही है तो थोड़ा उसको इग्नोर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जानते हैं यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा शादी ब्याह का मौसम है, जिसके कारण समय पर वीडियो आ नहीं पा रही, लेकिन अब उम्मीद है कि कंटिन्यू वीडियो आएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एवं यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन हमको लग रहा है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन ये जो यौगिक होते हैं दोस्तों ये अपशिष्ट पदार्थ यानी धातु मल कहलाते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक का बनाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब लोहे का निष्कर्षण किया जाता है तो इसमें जो भी मूल्यवान वस्तु होते हैं यानी ज़्यादातर मात्रा में जो अयस्क होते हैं वो तो बाहर निकल जाते हैं, किंतु जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसे हम लोग धातु मल के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको ध्यान क्या रखना है, ये इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। ठीक है, अपरूपता यानी एक तरह से आपको ध्यान रखना है कि किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाता है, अपरूपता कहलाता है। उदाहरण के तौर पर कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके आपको विभिन्न अपरूप देखने को मिलेंगे और उनके गुण भी बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कार्बन के अपरूप उदाहरण के तौर पर हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप हैं, किंतु इन दोनों के गुण बिल्कुल ही अलग अलग हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हीरा जो है काफ़ी कठोर होता है, जबकि कार्बन क्या होता है, कठोर नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोग चौथा चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, धातुओं की प्रकृति होती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो धातुएं होते हैं वे अपने बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और त्याग करने के बाद इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं, जिनके कारण उन पर धन आवेश आ जाता है, अर्थात विद्युत के धनात्मक होते हैं। तो धातुओं की प्रकृति में क्या होगी, विद्युत क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए दोस्तों धातु की सुरक्षा के लिए उस पर एक विशिष्ट प्रकार की पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, और वो जो परत होती है दोस्तों वो जिंक की होती है और इस अवस्था को, इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा 36 नंबर, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो दोस्तों जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, और जिप्सम जो है दोस्तों वो कैल्शियम सल्फेट का ही रूप है यानी CaSO4। ठीक है, और इसमें कुछ जल भी होता है, जल के दो अणु होते हैं, तो याद रखिएगा 2H2O भी इसके साथ इंक्लूड होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू ट्वाइस H2O। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो क्या है, वो पोटेशियम है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है पोटेशियम तो ऑप्शन में है ही नहीं, यानी पोटेशियम के बाद सोडियम है। ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद देखिए उसके बाद पोटेशियम है, सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है। तो सबसे ज़्यादा इसमें तो चारों में, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी को आप जब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही सही क्रम है, क्योंकि मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उससे कम अभिक्रियाशील एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम से भी कम अभिक्रियाशील जिंक है, और उससे भी कम अभिक्रियाशील फेरम अर्थात लोहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्वारेजिया यानी रॉयल जल जिसको कहते हैं, किस अनुपात में सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जब एक तरह से देखा जाए तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, और इसमें फार्मूला याद रखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl। ठीक, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3, और इन दोनों को 3:1 में मिलाने पर क्या होता है, एक्वारेजिया
बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रही हो। प्लीज़ हमारी इस मेहनत को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं, लेकिन बनने का प्रयास है। चलिए दोस्तों, मजाक से हट के चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो अपने शुद्धतम रूप में जैसे जो धातु शुद्ध रूप में पाए जाते हैं उसकी जो मतलब एक तरह से धातु का गुण पूछ रहा है। तो धातुएं क्या होती हैं, एक सेकेंड दोस्तों, धातुएं शुद्धतम रूप में धातुएं चमकदार होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 40 नंबर, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये धातु के भौतिक गुण में मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे धातु के विभिन्न भौतिक गुण हैं, जैसे धातुएं चमकीली होती हैं, धातुएं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। धातुएं विद्युत के धनात्मक होते हैं, ये सभी इनके भौतिक गुण हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें सोनोरस कहा जाता है, यानी ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ जो धातुएं होते हैं एक सेकेंड, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग ध्वनि कहते हैं, यानी ठीक है, सोनोरस कहते हैं, ठीक है। और ये जो है दोस्तों, इस ऑलमोस्ट सभी धातुओं में क्या होता है, ऐसा गुण पाया जाता है जिससे वे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करती हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। तो दोस्तों जस्ट बता चुके हैं, सबसे अधिक जो तन्य धातु है वो सोना है, जिसमें लगभग 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न आने वाला है, एक सेकेंड। क्वेश्चन है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीली होती हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, अधातु होते हुए भी चमकीली हैं, वो अधातु आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन आपको ध्यान रखना है, आयोडीन मात्र एक ऐसी अधातु है जो अधातु होते हुए भी क्या है दोस्तों, चमकीली है। आप समझ रहे हैं ना, और धातु का गुण क्या है, चमक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, चमक होती है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लीज़ इसका उत्तर ज़रूर से बताइए, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। इसका उत्तर जल्दी से कमेंट में बताइए, मैं आप लोग को देखना चाहता हूँ किसका उत्तर सही है, ठीक है। चीटिंग नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं गूगल पर सर्च करना, नहीं, खुद से बताइए। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले में से कार्बन का जो अपरूप है हीरा, वो सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ माना गया है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट टाइम भी हो चुका है। इसको एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, ठीक है। तो हमारे इस मेहनत को एक लाइक तो ज़रूर ही दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हमारे पास बस हम लोगों को बस 350 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, ठीक है। और इस वीडियो का लाइक एम है मात्र 100 लाइक का, जो कि मुझे उम्मीद है आप लोग कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।